मेरा ख्याल है कि तुम्हें किसी किस्म की गलत फहमी हुई है, मैडम ने सटपटा कर कहा। दूसरी जानिब से बोलने वाले का लहजा यकलख्त इतना शफाक हो गया था कि वो मरऊब हो गई। वजाहत करते हुए बोली, ये भी मुमकिन है कि किसी ने मुझे खामखा मुलव्वस करने की कोशिश की हो। मैं नादिर की बात कर रहा था। तुमने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया है? अभी मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि मैं कोई फ़ैसला कर सकूं। तुम जिस कमरे में हो मैं इसे तुम्हारी कब्र भी बना सकता हूँ। करख्त लहजे में जवाब मिला। ज़िंदगी चाहती हो तो डॉक्टर नादिर का किस्सा पाक कर दो, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूँगी। ये मौका तुम्हारे लिए ज़्यादा सुनहरी होगा। तुम हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है, ऐसी सूरत में कोई भी तुम्हारे ऊपर शुबा नहीं करेगा। लेकिन बकोमत तेज़ी से जवाब मिला, तुम ये काम किसी बगला भगत से भी ले सकती हो। मैं समझी नहीं, मैडम ने हैरत से पूछा। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? उसी की तरफ जो इस उम्र में भी तुम्हारा परस्तार है। क्या मुझे इसका नाम भी बताना पड़ेगा? कौन हो तुम? मैडम ने चौंकते हुए सवाल किया। तुम्हारी मौत ज़िंदगी की सिर्फ एक शर्त है। तुम्हें डॉक्टर नादिर को पहली फुर्सत में ख़त्म करना है। वेट इज़ ऑल। इसके साथ ही दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैडम बल्लास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जहन में आंधी के झक्कड़ चल रहे थे। वो गंग सी बैठी फ़ोन करने वाले की शख्सियत के बारे में अपने जहन को कुरेद रही थी, लेकिन इसे कामयाबी नहीं हुई। फिर इसने कुछ देर बाद अपनी फूली हुई सांस पर काबू पाते हुए ऑपरेटर से डायरेक्ट लाइन तलब की और किसी का नंबर डायल करने लगी। बंगले के दोनों मुसल्ले चौकीदार पूरी तरह चाको चौबंद नजर आ रहे थे और थोड़े थोड़े वक्फे से घूम फिर कर बंगले और इसके मशीकी गोशे में बनी हुई अनेक्सी की निगरानी कर रहे थे। एक वक्त में एक चौकीदार सामने की सिमत होता था तो दूसरा अकबी हिस्से का राउंड ले रहा होता, लेकिन फिर यही दूरअंदेशी इनकी बेबसी का सबब बन गई। मेन गेट के चौकीदार ने आहनी फाटक के करीब पहुंचकर सरसरी तौर पर बाहर की जानिब नज़र डाली। फिर वो पलटा ही था कि इसकी कोठरी की छत से चिपके हुए शख्स ने बड़ी फुर्ती से इस पर छलांग लगा दी। चौकीदार ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन इसकी मुज़ाहमत सूदमंद साबित नहीं हुई। हमला करने वाले ने पुश्त से इसकी नाक पर क्लोरोफार्म में डूबा हुआ कपड़ा रख दिया। इसकी गिरफ्त इस कदर भरपूर थी कि चौकीदार को मुंह से कोई आवाज़ निकालने का मौका भी न मिला। क्लोरोफार्म की तेज़ बू इसके दिमाग को झंझोड़ रही थी। इसने अपने बचाव के खातिर हाथ पैर चलाए, लेकिन इसका जहन तेज़ी से बेहोशी की कैफियत में डूबता चला गया। फिर वो हमला करने वाले के आहनी शिकंजों में किसी बेजान लाश की तरह झूल गया। ऐन इसी वक्त तक भी हिस्से में इसके दूसरे साथी पर भी यही अफ्तार टूट पड़ी। फिर तकरीबन 8-10 मुसल्ले अफराद मुंह पर ढाटा बांधे हदबंदी की दीवार फलांग कर अंदर आ गए। इसके बाद वो गालबन पहले से तयशुदा स्कीम के तहत 2 टोलियों में बट गए। एक टोली बंगले के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी और दूसरी ने अनेक्सी का रुख कर लिया था। वाजिद इस वक्त फ़ोन पर किसी से गर्मा गर्म गुफ्तगू में मसरूफ़ था। इसके गुस्से का ये आलम था कि वो इन 2 अफराद को भी न देख सका जो इसकी ख्वाबगाह में पहुंचकर ऐन इसके सर पर मुसल्लत हो चुके थे। वाजिद फ़ोन पर कह रहा था, तुम कौन हो? इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि तुम अपनी ही लाइन के कोई आदमी हो, वरना तुम्हें मेरे फ़ोन का पता न चलता। अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होते हैं। शायद हंसाने की कोशिश कर रहे हो, इस बार वाजिद ने सर्द लहजे में कहा। फिर बोला, वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि हमने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है। गलतफहमी का शिकार ना हो मेरी जान। रिसीवर पर दबंग और ठोस आवाज़ में कहा गया, जो शख्स तुम्हारा फ़ोन नंबर मालूम कर सकता है वो किसी भी वक्त तुम्हारी शहरक तक भी पहुंच सकता है। ज़रा गौर करो, इसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह वो करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, वाजिद बोला। अगर मर्द हो तो खुलकर सामने आओ। फ़ोन पर तो औरतें भी धमकियाँ दे सकती हैं। शायद तुम्हारे जहन में मेरा नाम नहीं आया, वरना इस किस्म की गुफ्तगू न कर सकते। कौन बॉस? वाजिद का लहजा यकलख्त नरम हो गया। इसने बेयकीनी के आलम में कहा, मेरे लिए कोई नया हुक्म? हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हो तुम? वाजिद के लबो लहजे में दोबारा तब्दीली आ गई। तुम्हारी मौत जो हो सकता है तुम्हारे सर पर मंडला रही हो। शटाब, वाजिद ने हकारत से कहा। फिर रिसीवर रखकर पलटा ही था कि इसके हाथ गैर इरादी तौर पर बुलंद होते चले गए। दोनों मुसल्ले अफराद ने इसे खुदकार राइफलों की जद पर ले रखा था। वाजिद की आंखों में मौत के साए लहरा गए। हाथ इसी तरह उठाए रखना, एक शख्स ने सर्द लहजे में कहा। फिर अपने साथी से बोला, इसकी तलाशी लो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इसका हाथ जेब तक न पहुंच सके। हम इसे कैप्सूल खाकर सुकून की मौत नहीं मरने देंगे।
कैप्सूल का नाम सुनकर वाजिद के ज़हन पर छनाका सा हुआ। वो यकीनन किसी दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था। इसने अपनी जगह से हिलने की हमाकत नहीं की। डाटा बांधे हुए दूसरे जवान इसकी जेबों से कैप्सूल के अलावा और भी ज़रूरी चीज़ें निकाल चुके थे। ख़ास तौर पर वो ऑटोमेटिक पिस्तौल भी, जो एक लम्हे को भी इसके वजूद से जुदा नहीं होता था। अभी वो हालात का जायज़ा लेने की कोशिश कर ही रहा था कि 3 अफराद चीना को आतिशी असले से कवर किए हुए अंदर दाखिल हुए। फिर इन 5 ने इसे और चीना को जकड़ कर इनके दोनों हाथ पुश्त पर कस के नायलॉन की मोटी रस्सी से बांध दिए कि इनके खून की शरियानें भी उभर आईं। वो दोनों 5 राइफलों की जद में थे। बचाव का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था। अब सीधी तरह हमारे सवालात के जवाब दो। एक नौबारिद ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा बॉस कौन है? मेरा ख्याल है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, वरना तड़ाक। सवाल करने वाले का भरपूर थप्पड़ इतनी शिद्दत से पड़ा कि वाजिद के होंठ के गोशे से खून की लकीर बहने लगी। ज़िंदगी अजीज़ है तो खुल जाओ, वरना तुम्हारी मौत बड़ी अजियतनाक होगी। थप्पड़ मारने वाले ने सर्द लहजे में कहा, मैं बराह रास्त किसी को नहीं जानता। वाजिद ने आहिस्ता से कहा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, लेकिन चीना इस वक्त भी बड़ा लापरवाह नजर आ रहा था। अहकामात किसके ज़रिए मिलते हैं? बैरिस्टर कमाल अहमद के ज़रिए, लेकिन शायद वो भी सरबराह से वाकिफ़ नहीं होगा। ये मालूम करना हमारा काम है, हकारत से कहा गया। अब हमें अपने उस ठिकाने के बारे में तफसील से बताओ जहाँ रहमत अली को अगवा करने के बाद ले जाया गया था। रहमत अली का नाम सुनकर वाजिद चौंका। इसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास वक़्त कम है, क्या तुम शराफत से अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगे? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वाजिद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझ पर रहम करो। हमारे रहम करने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है, गुफ्तगू करने वाले ने कहा। फिर अपने साथी से मुखातिब होकर बोला, इसका साथी गूंगा है, हमारे किसी काम का नहीं है, इस पर रहम कर दो। जवाब में दूसरे शख्स ने जेब से एक पिस्तौल निकाल कर इसकी लुबलुबी दबा दी। खट की एक मदम आवाज़ उभरी और इसके साथ ही चीना किसी कटे हुए शहतीर की मानित ढेर होता चला गया। बस चंद लम्हे को वो किसी माही बेआब की मानित तड़पा था, फिर इसका जिस्म साकित हो गया था। वाजिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके खौफज़दा चेहरे पर मौत के साए कपकपा रहे थे। अब क्या जवाब है तुम्हारा? चीना की मौत का इशारा करने वाले ने शफाक लहजे में वाजिद को मुखातिब किया। क्या तुम भी अपने साथी के पास जाना पसंद करोगे? नहीं, वाजिद गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। बड़े खान का यही ख्याल था कि तुम बहुत जल्द किसी झाग ही की तरह बैठ जाओगे। इस बार नफ़रत और हकारत से कहा गया। खान? वाजिद के चेहरे पर लरसते हुए मौत के साए कुछ और गहरे हो गए। बड़ी लजाजत से बोला, कसम ले लो, मैंने कभी खान साहब के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया। इसकी वजाहत तुम बड़े खान के सामने ही करना, हकारत से जवाब दिया गया। फिर बोलने वाले के इशारे पर इसके दूसरे साथी ने पुश्त से वाजिद की गर्दन पर ऐसा नपा तुला कराटे का हाथ रसीद किया कि इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वो चकरा कर गिरने वाला था, लेकिन वार करने वाले ने इसे एक ही झटके में किसी बोरी की तरह उठाकर कांधे पर डाला और तेज़ी से बाहर निकल गया। 3 अफराद बंद गाड़ी में वाजिद के साथ गए थे और बाकी बंगले को खंगालने में मसरूफ़ हो गए थे। रात के करीबन 2 बजे का अमल था जब इंस्पेक्टर जैदी ने रहमत अली को इसके घर से सोते से उठाया था। पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर देखकर अजरा के अलावा खुद रहमत अली को भी ताज्जुब हुआ था। खैरियत? रहमत अली ने हैरत से पूछा, इतनी रात गए? तुम्हें हमारे साथ चलना है? इंस्पेक्टर जैदी ने कदरे खुश्क लहजे में कहा। गाड़ी में एसपी रहमान साहब मौजूद हैं। वो लिबास तब्दील करने की मोहलत लेकर अंदर आया तो अजरा का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। खैर तो है रहमते, इस वक्त पुलिस की गाड़ी आने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है इन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम हो, रहमत अली ने लापरवाही से कहा। लेकिन ख़ुद वो भी इस वक्त एसपी रहमान और इंस्पेक्टर जैदी के आने से कुछ मुतमईन नहीं था। इतनी रात गए, क्या ज़रूरी काम हो सकता है? अजरा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। रहमते, न जाने क्यों मेरा दिल अंदर से बैठा जा रहा है, खुदा खैर ही करे। तो फिक्र न कर, पुलिस के ये अफसरान मेरे वाकफ़कार हैं। रहमत अली ने इसे झूठी तसल्ली दी। तेरी वापसी कब तक होगी? अजरा बोली। जब तक तू वापस ना आ जाएगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतरी करेगा, रहमत अली ने कहा। फिर बाहर आया। इंस्पेक्टर जैदी ने गलत नहीं कहा था। गाड़ी में एसपी रहमान साहब भी मौजूद थे। रहमत अली को पिछली सीट पर इंस्पेक्टर जैदी के साथ बैठना पड़ा। फिर गाड़ी हरकत में आ गई। हमें इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आ गई है, रहमान साहब ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम हमारे साथ ताउन करोगे? आप मेरे मोहसिन हैं, फिर यह कैसे मुमकिन है कि मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँगा? रहमत अली ने मफ्ताहत अंदाज में कहा। क्या तुम किसी वाजिद और चीना के नाम से वाकिफ़ हो?
जी। रहमत अली एक लम्हे को गड़बड़ा गया, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, क्या मैडम ने आपको कुछ नहीं बताया? मैंने इस वक्त तुमसे सवाल किया है। रहमान साहब का लहजा सर्द हो गया। तुम्हारा क्या जवाब है? इन दोनों ने ही मैडम पर कातिलाना हमला किया था। रहमत अली ने नपे तुले जुमले इस्तेमाल किए। क्या ये दोनों नाम तुमने पहली बार मैडम की ज़ुबान से सुने थे? जी हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इन दोनों को पहले भी देख चुका हूँ। रहमत अली ने रहमान साहब के तेवर को महसूस करते हुए कहा, मुझे एक बार अगवा किया गया था, वो इन दोनों ने किया था। इसके अलावा इन दोनों ने बहुत अरसा कबल मेरे मकान पर डाका भी डाला था। तुम्हें किस मकसद से अगवा किया गया था? वो मुझे अपने साथ किसी खुफिया तंजीम में शामिल करना चाहते हैं। मुझे सोचने के लिए मोहलत दी गई है। रहमत अली ने कहा, यह धमकी भी दी गई है कि अगर मैंने इनकार किया तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाऊंगा। धमकी किसने दी थी? एक पुरस्कार आवाज़ ने जो माइक के ज़रिए मेरे कानों तक पहुंची थी। मेरा मतलब ये है कि गुफ्तगू करने वाला खुलकर मेरे सामने नहीं आया। तुम्हें अगवा करने के बाद कहाँ ले जाया गया है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इस वक्त बेहोशी की कैफियत से दो चार था। बेहोशी किस तरह वाक़ई हुई? रहमान साहब ने संजीदगी से सवाल किया। इसमें सरदार नामी एक शख्स का दखल था जो मैडम के ऑफिस में काम करता था और शायद इसलिए मैं इसके धोखे में आ गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि खुफिया तंजीम का सरबराह तुम्हें किस मकसद के लिए अपने साथ मिलाने पर मजबूर कर रहा है? वो यकीनन कोई गैर कानूनी ही काम होगा जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है। इसके बाद सरदार नामी शख्स की लाश पुलिस को दस्तयाब हुई थी। जी हाँ, और तुमने इसके बावजूद पुलिस को इन मामलात से आगाह करने की ज़रूरत महसूस नहीं की? रहमान साहब ने कदरे सख्ती से सवाल किया। पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो दरअसल मैडम ने मुझे मना कर दिया था। रहमत अली ने दरोग गोई से काम लिया। शायद बराह रास्त आपसे गुफ्तगू करना चाहती थी। क्या तुमने कभी किसी के मुंह से किसी फार्म हाउस का नाम सुना है? जी नहीं। तुमने तरक्की का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है मिस्टर रहमत अली। रहमान साहब ने खालिस पुलिस वाले अंदाज में कहा। तुम्हें बाबर नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। मैंने कमाल अहमद की सिफारिश पर तुम्हें पुलिस के शिकंजे से निजात दिलवाई। फिर नाजो ने तुम्हारी सिफारिश मैडम से की और तुम कच्ची आबादी के एक छोटे से मकान से निकलकर आलीशान बंगले में मुंतकिल हो गए। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें तुम्हें बहुत कम वक्त में हासिल हो गईं। इसके बाद मुतअद्दिद वारदातें होती रहीं। नाजो की मौत हुई, फिर जमशेद नामी आदमी मारा गया। साहिल समंदर के किनारे जाहिद खान के हिट्स के चौकीदारों को गोली मारी गई और हिट को धमाके से उड़ा दिया गया। इसी किस्म की दूसरी वारदातें भी वक्तन फ़वक्तन होती रहीं। क्या ये सब कुछ इत्तफाकिया बातें थीं? लेकिन मेरा इन वारदातों से क्या ताल्लुक़ है? रहमत अली ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि चीना को गोली मार कर हलाक किया जा चुका है और वाजिद हमारी तहवील में है। रहमान साहब का लहजा सपाट था। क्या वाजिद ने मैडम पर कातिलाना हमले का इकरार कर लिया है? हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें पुलिस की फ़ाइल पर आ चुकी हैं। एक बात दरियाफ्त कर सकता हूँ? रहमत अली ने हिम्मत करके सवाल किया। पूछो। वाजिद और चीना का पता आपको किसकी वसातत से हुआ था? ये पुलिस सीक्रेट है माय डियर, रहमान साहब ने रूखे लहजे में जवाब दिया। फिर बोले, गौरी का नाम कभी सुना है? जी हाँ, इस नाम का एक शख्स मैडम के ऑफिस में मुलाजिम है। हम इसे भी वाजिद के बयान पर हिरासत में ले चुके हैं। रहमान साहब ने कहा। क्या वो भी किसी जुर्म में मुलव्वस है? रहमत अली, रहमान ने इसे पलट कर घूरते हुए कहा, हम इसके अलावा भी बहुत सारे हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो चुके हैं। मसलन ये कि वाजिद और चीना को खुफिया तंजीम के नामालूम सरबराह के अहकामात कमाल अहमद के ज़रिए मिलते हैं और कमाल अहमद मैडम के कानूनी मुशीर भी हैं। तो क्या? नहीं, रहमान साहब ने इसका जुमला काटते हुए तेज़ी से कहा, अभी हमने कमाल अहमद पर हाथ डालने से मुसलहतन परहेज़ किया है और तुम भी इस ज़मन में अपनी ज़ुबान बंदी रखोगे। ये मेरा हुक्म है और हुक्म अदूली की सूरत में मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं हुक्म अदूली नहीं करूँगा। रहमत अली ने हथियार डालते हुए जवाब दिया। जिस बंगले से चीना और वाजिद को बरामद किया गया है वहाँ से कुछ ऐसे कागजात और दीगर अशिया भी मिली हैं जो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। क्या चीना की मौत पुलिस मुकाबले का नतीजा थी? रहमत अली ने दबी ज़ुबान में सवाल किया। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि तुम निडर, बेखौफ और दलेर होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मेरी ज़ुबान से किसी खुफिया बात को उगलवा सको। मैं समझ नहीं जनाब, रहमत अली ने बड़ी मासूमियत से कहा। तुमने एक ही सवाल को दो मुख्तलिफ अंदाज में किया है और मैंने कहा था कि यह सब कुछ पुलिस सीक्रेट है। हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रहमत अली ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद सवाल किया, लेकिन कबल इसके
से रहमान साहब कोई जवाब देते। कार में लगे हुए वायरलेस पर सिग्नल मौसूल हुआ और उन्होंने जल्दी से इसे अटेंड करते हुए कहा, एसपी रहमान ऑन द लाइन, क्या रिपोर्ट है? फार्म हाउस को चारों तरफ से घेरे में लिया जा चुका है, अब क्या हुक्म है? इस बात का ख्याल रखो कि चिड़िया का कोई बच्चा भी निकल कर फरार ना हो सके। ख़ास तौर पर चौकीदार के क्वार्टर पर नज़र रखो। रहमान साहब ने गहरी संजीदगी से कहा, हमारी इतला के मुताबिक ज़मीन दोस्त खानों का रास्ता इसी क्वार्टर से ताल्लुक़ रखता है। ऑपरेशन के बारे में क्या हुक्म है? 10 मिनट वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं। फिर 10 मिनट बाद इनकी गाड़ी मुलीर के इलाके के एक फार्म हाउस पर पहुंचकर रुकी थी। गाड़ी रुकते ही एक इंस्पेक्टर ने तेज़ी से करीब आते हुए कहा, हमने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है सर, वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, गालिबन इसे पुलिस रेड की भनक मिल गई थी। वेरी गुड, रहमान साहब ने कहा। फिर इनके हुक्म पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने जो मोर्चा बनाए बैठी थी निकलकर फार्म हाउस के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में फार्म हाउस से 2 मुलाजमों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मुसल्ले जवानों ने तहखाने का रास्ता भी चौकीदार से उगलवाया। तहखाने से सिर्फ एक आदमी बरामद हुआ। तलाशी के बाद वहाँ से कसीर तादाद में ऐसा मवाद मिला जो दूसरों को ब्लैकमेल करने में काम आता था। इसके अलावा तहखाने के एक कमरे से आहनी संदूकों में बंद हेरोइन के सरबंद पैकेट भी भारी मिकदार में पुलिस के हाथ लगे थे। असलहे का ज़ख़ीरा भी बरामद हुआ था। रहमत अली को वो कमरा पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई जहाँ इसे अगवा करने के बाद रखा गया था। इस बात का इकरार इसने रहमान साहब से भी कर लिया। जो अफराद गिरफ्तार हुए इनकी हैसियत आम मुलाजमों जैसी थी। इनके बयान के मुताबिक वो फार्म हाउस एक ऐसे शख्स की मलकियत था जो एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर गया हुआ था, लेकिन मुलाजमों को हर माह एक माकूल तनख्वाह किसी न किसी अजनबी के ज़रिए पाबंदी से मिलती रहती थी। मिस्टर रहमत अली, वापसी पर एसपी रहमान ने बड़ी संजीदगी से कहा, इस बात का ख्याल रहे कि जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं और जो कुछ तुमने ऑपरेशन के दौरान देखा है वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखोगे। मैं समझ रहा हूँ जनाब। एक बात और समझ लो, हमारा ताल्लुक़ पुलिस से है और हम किसी शख्स को भी शामिल तफ्तीश करने के सिलसिले में हिरासत में ले सकते हैं। मुझे मालूम है ज़ाती ताल्लुकात को कानून की पैरवी पर तरजीह नहीं दी जा सकती, इसलिए तुम मैडम और कमाल अहमद के सामने भी अपनी ज़ुबान बंदी रखोगे। रहमान साहब ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा और रहमत अली जवाब में अपनी नशिस्त पर कुसमुसा कर रह गया। वो बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा था कि फार्म हाउस पर होने वाले ऑपरेशन में इसकी मौजूदगी खुफिया तंजीम के पुरस्रार सरबराह को इसके ख़िलाफ़ सोचने पर मजबूर कर सकती थी। आइंदा जो हालात भी पेश आएँ तुम पुलिस को इससे बाखबर रखने के पाबंद होगे। रहमान साहब ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, तुम्हारी ज़ात मौजूदा वाक़यात में कहाँ तक मुलव्वस है इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा और मेरा ख़्याल है कि अब शायद पुलिस भी मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगी। रहमत अली ने संजीदगी से कहा, क्या मतलब? ऑपरेशन में मेरी शमूलियत मेरे दुश्मनों को मेरे ख़िलाफ़ कोई इंतहाई कदम उठाने पर भी मजबूर कर सकती है। ऐसी रहमान साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम चूँकि इस केस में मेरे लिए ख़ासे कारामद हो इसलिए मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखूँगा। नवाज़िश। रहमत अली ने मायने खेज़ अंदाज में जवाब दिया था।